नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी आज अपने पाप धुल रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। वो वोट भी कमा रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोग मर गए। नहीं नहीं नहीं, कितने लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया और उनके कितने लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। नहीं है, जवाब नहीं है। बहरहाल संसद में राहुल गांधी के सवाल का जवाब तो था नहीं, तो फिर नेहरू याद आ गए। नेहरू इतना कुछ कर गए हैं कि हर जवाब नेहरू से शुरू होता है। हर सवाल का जवाब नेहरू के क्रियाकलाप से आता है, नेहरू की नीतियों से आता है। नेहरू के बिना कुछ नहीं चलता है। चुनाव आयोग घबराता है तो नेहरू की दलीलें देता है कि कितना अच्छा चुनाव आयोग बनाया था। बहरहाल यहां सारी बातें होती हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं होता है। संसद में बिहार से सांसद, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पूछा कि साहब, एक बाबा कह रहे थे कुंभ में कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष पा गए, तो जो बाबा ये कह रहे हैं मोक्ष पा गए, उन्होंने कितने लोगों ने मोक्ष लिया और वो कब मोक्ष ले रहे हैं? एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा, जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चले जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड मंड यंग, वो साधु संतों बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, मैं भैया दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड मंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है, इन पर क्या इंक्वायरी होगी? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी हल्ला मचने लग गया। अरे ये देखो, धर्म पे बोल रहे हैं। उनका बिल्कुल बोल रहा हूं, उन्होंने कहा है कि मोक्ष मिल रहा है, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं? और अंतिम सत्य किसी भी साधु सन्यासी का मोक्ष ही होता है, जीवन का मोक्ष ही होता है, तो मोक्ष दे। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि वो मर गए, हजारों लोग वहां मर गए, तो फिर चिल्लाए, जवाब नहीं। उधर अखिलेश यादव, उन्होंने पूछ दिया, अरे योगी जी, मोदी जी, ये तो बता दीजिए कि आप कह रहे थे डिजिटल कुंभ, महाकुंभ और न जाने क्या क्या, तो जब इतना डिजिटल है और सब कुछ है, तो एक हफ्ते बाद भी ये नहीं बता पा रहे हो कितने मर गए, कितने लापता हैं, कहां गए, क्या हुआ, क्या किया गया? जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं।
उधर नेता प्रतिपक्ष ने राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ दिया था, और उन्होंने पूछा नहीं था, उन्होंने कहा कि हम उन महाकुंभ में जो श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु मर गए, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। और सरकार उनको जो है बेहतर तरीके से व्यवस्था करे, तो उसमें भी परेशानी वही हो गई। अरे आप हजारों कैसे कह सकते हैं, इसको ऑथेंटिकेट कीजिए। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, हमें बता दीजिए फिर कितने हैं ओरिजिनली, तो हम जो है उसके लिए माफी मांग लेंगे यदि गलत है। कोई जवाब नहीं आया, 48 घंटे हो गए। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में वो सवाल उठाते हैं कि आखिर अमेरिका ने आपको बुलाया क्यों नहीं। Medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. आप तो विश्वगुरु थे, क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अमेरिका ताकत और जरूरत के मुताबिक बुलाता है। आपने अपनी हैसियत यह कर दी है कि भले ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी हो, लेकिन हम न मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उत्पादन करते हैं, ना हम कुछ सप्लाई करते हैं। उल्टा हम डिपेंड हैं, हम तमाम चीजें दूसरी जगह से मंगा के यहां असेंबल करते हैं, हम बनाते नहीं है। मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का अंतर यही है। The Prime Minister proposed the Make in India program. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of you. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. मेड इन इंडिया मतलब यही बना है, और मेक इन इंडिया का मतलब कहीं से भी छोटी छोटी चीजें लाई गई और असेंबल करके सप्लाई कर दिया गया, कहा भाई ये देखो। तो आप तो वो करने का काम करते हैं, यानी सर्विस सेक्टर का काम करते हैं, उत्पादन का काम नहीं करते। और चूंकि उत्पादन नहीं करते इसलिए आपकी वैल्यू नहीं है। और वैल्यू किसकी है? चीन की है। जिस चीन से चिढ़ते हैं अमेरिकन और ट्रंप, उसी चीन को के राष्ट्रपति को बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं, और वो जाते नहीं हैं। हमारे विदेश मंत्री गए थे ये कह के कि अरे हमारे प्रधानमंत्री को बुला लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री को बुला लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री को बुला लीजिए। 7 दिन पड़े यही गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नहीं बुलाया। We have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister, disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The reason China is inside our territory is important, because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts
to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I'm worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system and we cannot allow this revolution to go by. बहरहाल भाजपा को इसकी स्वाभाविक सी बात है चूना लगना था। राहुल गांधी ने कहा ठीक है, यदि आपका पीस ऑफ माइंड इससे वो हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, तो मैं उसके लिए अपोलाइज करता हूं। उन्होंने कहा नहीं, उस बात के लिए उन्होंने कहा इतनी बात कह दी। उसके बाद अब हालत खराब। प्रधानमंत्री पूरे टाइम जितनी देर राहुल गांधी बोले, करीब 43 मिनट, उस 43 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस, मुंह लटकाए सुनते रहे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हालांकि कितना समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, इसका जरूर सवाल है, क्योंकि वहां 80% से अधिक सांसद ऐसे होंगे जिन्हें समझ में ही नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी हार्वर्ड के पढ़े हुए व्यक्ति हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए व्यक्ति हैं, तो अंग्रेजी में जब जिस तरह से बोलते हैं तो वो इनके ऊपर से निकल जाती है। हालांकि वो बड़े सरल ढंग से धीरे बोलते हैं जिससे आदमी समझ सके। बहरहाल अब उन सब का चूंकि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो नेता सदन को सुनना था, और नेता सदन नरेंद्र मोदी है, तो अब जवाब देना होता है नियम के तहत। तो नरेंद्र मोदी को जवाब देना था। पूरे देश की निगाहें थी कि राहुल गांधी ने, क्योंकि पूरी देश और दुनिया को उन्होंने संदेश दे दिया था, और जब दुनिया को भी संदेश दिया था, रोजगार से लेके हर उस मुद्दे पे बात की थी जिसकी जरूरत है इस देश को, तो पूरी दुनिया देखती है कि नेता प्रतिपक्ष ने यदि यह कहा है तो नेता सदन क्या कहेंगे। तो नेता सदन बोलने आए, लोगों की निगाहें थी, सब कोई देख रहा था। नेता सदन ने जब बात शुरू की तो बेचारे यही बोले कि मैं यह आग्रह करूंगा कि वो आगे की राजनीति के लिए जॉर्ज कैनेडी की किताब को पढ़ें और नेहरू जी की विदेश नीति को समझें। तो भाई राहुल गांधी को समझने की जरूरत नहीं है, वो आप समझिए। और जिन बिना नेहरू के आपका काम नहीं चलता, क्योंकि आप जब दुनिया में जाते हैं तो लोग कहते हैं नेहरू जी के वक्त से हमारे ऐसे रिश्ते हैं, नेहरू जी ने ये रिश्ते बनाए थे। Jawaharlal Nehru and Tun Abdul Rahman has established good relations, but we realize under our generation that this must be further strengthened in a multitude of areas, which covers, as the Prime Minister has rightly put. और जब नेहरू जी का बार बार जिक्र आता है तो आपकी समस्या हो जाती है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया इस देश को नेहरू से जानती है। नेहरू की ही विदेश नीति थी, जिस कारण से गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा हो गया था दो महाशक्तियों के बीच, और वो उन दोनों महाशक्तियों से बड़ा हो गया था, और उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के मरते तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रमुख रहे। 125 देश उनके पीछे खड़े होते थे, और यह उनकी ताकत थी। इसी कारण से नेहरू ने एक इशारा किया तो पूरी दुनिया के देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की चेयरपर्सन उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को बना दिया था। इससे आप खेल को समझ सकते हैं।
तो इतनी बड़ी हैसियत रखते थे नेहरू। तो नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए कुछ नहीं था, तो नेहरू पे आ गए। अब नेहरू पे भी क्या बोले। जॉन कैनेडी जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, पंडित नेहरू जब अमेरिका गए, उस समय भारत कंगाल, बेकार, बेजार, हर तरह का वैसा देश था। वह जर्जर देश, जैसे कि हमारे यहां यदि कोई छोटा सा कहीं अफ्रीका का कोई देश आ जाए तो हम उसको जिस तरह ट्रीट करते हैं, उसी तरह की स्थिति। लेकिन नेहरू जी जब उतरे वहां, तो प्लेन पर चढ़ के उन्हें लेने आए अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी। सारे प्रोटोकॉल तोड़ के आए, और स्थिति यह हुई कि जॉन कैनेडी ने उनको जो आदर दिया वो आज तक भारत में कभी किसी को नहीं मिला। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला, लेकिन उनको भी उतना नहीं। राजीव गांधी को मिला, राजीव गांधी के ऊपर तो छाता लेके चल रहे थे राष्ट्रपति रीगन, लेकिन नेहरू का यह सम्मान था। क्यों? क्योंकि नेहरू इतना कुछ कर गए कि जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आपको नेहरू मिलेगा। आप जब मेड इन इंडिया की बात करेंगे तो नेहरू दिखाई देंगे। जब आप इस देश के अंदर एग्रीकल्चर पे बात करेंगे तो नेहरू दिखाई देंगे। आप बांध और बिजली पे बात करेंगे तो नेहरू दिखाई देंगे। आप जल पे बात करेंगे तो नेहरू दिखाई देंगे। आप इस देश को बनाने, उसकी तमाम चीजें खड़ी करने की बात करेंगे तो नेहरू दिखाई देंगे। तो समस्या यह है, नेहरू का भूत छूट नहीं सकता। तो यही बात मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा ने पिछले सत्र में राज्यसभा में कही थी कि आप कुछ भी कर लें, नेहरू उधर खड़े नजर आएंगे, वो नहीं खत्म हो सकते, चाहे कुछ कर लीजिए। तो वही स्थिति है। बहरहाल नरेंद्र मोदी को अपने बचाव में भी नेहरू ही मिलते हैं। तो वह स्थिति थी। राहुल गांधी ने जो कहा उससे सीखना चाहिए था। निश्चित रूप से उन्होंने वही कहा जो नेहरू करते थे, और इसीलिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को नेहरू से सीखना चाहिए, उनकी क्लास लेनी चाहिए। और उनकी क्लास के लिए उनकी किताबें हैं, सैकड़ों किताबें नेहरू ने लिखी, वो किताबें पढ़िए। 10 साल जेल में रहते हुए वो किताबें ही लिखते रहे, क्योंकि वही एक तरीका था। तो वो लिख करके इस देश को संदेश देते रहे, और उनकी किताबें आज भी दुनिया में बड़ी सराही जाती। यह है। उधर देश के जो हालात हैं, चुनावी प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी, क्योंकि दिल्ली में वोटिंग हो रही है, तो नरेंद्र मोदी नहाने जाएंगे। लेकिन इसके पहले एक विषय आता है जिस अमेरिका से इतने रिश्तों की बात करते थे, और नरेंद्र मोदी इस भारत देश के अंदर घुसपैठिए घुसपैठिए, वो और उनके तमाम मंत्री और तमाम पार्टी के लोग चिल्लाते घूमते थे। इन्होंने तो एक भी घुसपैठिए को बाहर नहीं भेजा। सुप्रीम कोर्ट तक ने पूछ दिया असम सरकार को फटकार लगाते हुए कि जो आपने 63 घुसपैठिए शेल्टर होम में डाल रखे हैं, यदि वो घुसपैठिए हैं तो आप उन्हें उनके देश क्यों नहीं भेजते हैं? कब तक ही वही बनाए रखेंगे? और इसको लेके उनको फटकार लगी। बहरहाल जवाब नहीं है, अभी तक यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या है, लेकिन अमेरिका ने तय कर दिया। ट्रंप ने आते ही कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, और उसने भारत के 205 घुसपैठियों को हाथ पांव में बेड़ियां डाल करके, सेना के विमान में डाल करके अमृतसर एयरपोर्ट पे फेंक दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत नहीं है कि उस पर कुछ बोल सके, और यह शुरुआत की है, उसने संकेत दिया है, अभी बहुत सारे और लोगों को फेंकना है। तो आप सोचिए यह स्थिति। लेकिन ये कुंभ नहाएंगे, इन पापों को, जो इन लोगों के जीवन से पाप हो रहे हैं, इस देश के लोगों के साथ पाप हो रहे हैं, उन्हें
कुंभ में वो धोएंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि वहां स्नान करने से पाप सा धुल जाते हैं और पुण्य मिलते हैं। तो साहब पुण्य किस चीज का? पुण्य लेके क्या करेंगे? पुण्य लेके अदानी अंबानी को ये देते हैं। लेकिन वहां इस वक्त जाने का मकसद सिर्फ एक, कि दिल्ली के चुनाव में वोट मिल जाए, पुण्य मिले ना मिले, पाप धुले ना धुले, वोट मिल जाए। उसके लिए मीडिया, आप जानते हैं मीडिया पे मैं क्या कहूं, जिस तरह की स्थिति है, तो वो गुणगान करेगा। और जब वो गुणगान करेगा तो यह सवाल कोई मीडिया नहीं पूछेगा कि वहां कितने मरे, क्योंकि सरकार ने तो आधिकारिक आंकड़ा 30 के बाद बताया ही नहीं है। लेकिन वहां लापता लोगों की संख्या हजारों में पहुंच गई, हजारों में, एक दो में नहीं। अब उन्हें जमीन खा गई, आसमान खा गया, कहां चले गए, किस जगह चले गए पता नहीं है। नेपाल के भी लोग हैं उनमें, सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं है, उनके परिवार वहां भटक रहे हैं, उसके अलावा लोग भटक रहे हैं। रोज जिस तरह से परेशान अपने परिजनों को खोज रहे हैं, निश्चित रूप से चिंताजनक। और जब यह स्थिति हो तो संसद में सवाल किया जाएगा, और जब संसद में सवाल किया जाएगा तो जवाब तो होता नहीं। तो जवाब नरेंद्र मोदी अपने उसमें नहीं दे सके, संसद में जवाब नहीं दे पाते, वैसे इतना बोलते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, यह दशा है। ऐसे व्यक्ति को आप विश्वगुरु चिल्ला रहे थे। जो व्यक्ति विश्वगुरु तो नहीं है, वो तो दुनिया ने भी बता दिया, लेकिन वो देश के लिए विश्वगुरु है, यह बात साबित हो गई। धर्म के लिए विश्वगुरु है, यह बात साबित हो गई। और इस देश के युवाओं, लड़कियों के भविष्य के लिए वो विश्वगुरु है, यह साबित हो गया। और राहुल गांधी ने अपनी लकीर इतनी लंबी कर दी है कि नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है। कल जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोले थे तो उन्होंने एक बहुत लंबी लकीर खींच दी थी, एक यार्डस्टिक सेट कर दिया था, और मेरा अपना मानना था कि उसके बाद जो भी बोले वो उस लकीर के आसपास तो पहुंचे। इधर उधर का 1 घंटे 38 मिनट की स्पीच थी, इसमें कुछ भी नया नहीं था, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही खोखले दावे, वो दावे जिनका बखिया, जिनका पर्दाफाश मोदी जी के खुद के बजट के आंकड़े करते हैं। यही सबसे बड़ा दर्द है, और इस दर्द को लेके भाजपाई अपने दिल में चिलमिला रहे हैं। और यही वजह थी कि संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने 34 बार चीन का नाम लिया। बिल्कुल लिया। कांग्रेस तो कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार चीन का नाम ले ले, एक बार। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दें, चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दें, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। वहां म्याऊ म्याऊ करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा, नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते 3 दर्जन बार, यानी राहुल गांधी ने जितने बार नाम लिया उससे ज्यादा बार चीन गए हैं। तो चीन से ऐसा क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी का, यह सोचना पड़ेगा। और चीन के जरिए कौन कौन से खेल हो रहे हैं यह भी देखना पड़ेगा। और अडानी अंबानी का वहां से कितना धंधा चल रहा है यह भी देखना पड़ेगा। आप भी खोजिए, हमें तो पता है।